सो ये क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है वो 11th में दूसरा चैप्टर था, आपने देखा था वहां पे, रिलेशन फंक्शन नाम से ही है। सो देखो कह रहा है कि तुमने रिलेशन फंक्शन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन ये सब 11th क्लास में पढ़ा है ना, तो वो यहाँ यूज होगा। ओके, सो मेनली यहाँ पे क्या है ना, जो रिलेशन की डेफिनेशन है वो क्लास 11th में बता रखी है तुम्हें। यहाँ मेनली जो है वो टाइप ऑफ रिलेशन से स्टार्ट करेगा क्लास 12th में। क्लास 11th में था कि रिलेशन क्या होता है ना, वहाँ क्या था, फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये सब रिलेशन हो या फंक्शन हो, क्योंकि फंक्शन भी एक रिलेशन ही है। तो मैं अभी थोड़ा पहले तुम्हें 11th का बता देता हूँ कि 11th में क्या क्या था, फिर उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। टाइप ऑफ मतलब मेनली जो है यहाँ टाइप ऑफ रिलेशन से स्टार्ट है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये बता रखा है जो 11th में करा रखा है, तो ये सब बता रखा है। अब सीधा यहाँ से मेनली यहाँ पे टाइप ऑफ रिलेशन होगा, एंड इस टाइप ऑफ रिलेशन पे तुम्हारी पहली एक्सरसाइज होगी, है ना। सो ये जो एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ खोला हुआ है मैंने, सो इस पे पहली एक्सरसाइज होगी टाइप ऑफ रिलेशन पे, ठीक है। सो आज हम कोशिश करेंगे ये कवर करें, ओके। सो यहाँ रिलेशन आई थिंक खत्म हो जाता है, फिर स्टार्ट होता है फंक्शन। देखो जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या होगा तुम्हारा, अगर तुम ठीक से देख पा रहे हो तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका है टाइप ऑफ फंक्शंस, है ना। क्या है टाइप ऑफ फंक्शन, फिर से ये बताना चाह रहा है यहाँ पे कि 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि लाइक फंक्शन क्या होता है, उसका डोमेन, रेंज, कोडोमेन और ये टाइप ऑफ फंक्शंस भी आपने पढ़ा है 11th क्लास में, ये बता रखा है आपको। तो यहाँ मेनली स्टार्ट करेगा टाइप ऑफ फंक्शंस है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सो इस तरह से है, चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो मतलब कहना मतलब ये है कि इसको ठीक से एक बार समझने के लिए तुम्हें 11th क्लास के एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना क्या था, या मैं एक बार बता देता हूँ फिर मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। ओके चलो तो मैं इधर आता हूं अब। सो आज है क्लास 12th, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा था मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे क्लास 12th है अभी। सो क्लास 12th का अभी स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है ना। सो ये रिलेशन कुछ उस टाइप का है जैसे भाई बहन का रिलेशन उस टाइप से ही है, बट यहाँ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है इसका कि मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, मैथमेटिकली कैसे उसको रिलेट करेंगे, ये यहाँ पे है। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूं, तो थोड़ा 11th वाले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि रिलेशन को तुम डिफाइन कैसे करोगे, क्योंकि ये चीज 11th क्लास में थी कि रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। सो रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, ये क्लास 11th में ही था। तो आप लोग मुझे बताओ, जो भी आता है, जितना भी आता है, गलत सलत जो आता है बताओ, क्योंकि देखो बोलोगे थोड़ा ओपन होगा, गलतियां करोगे तो सीखोगे, और गलती करने के बाद जो तुम सीखोगे वो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो ये चीजें हैं, तो ट्राई करो। पहले तुम लोग मुझे बताओ कि रिलेशन को तुम लोग क्या जानते हो, डेफिनेशन रिलेशन का, कोई बताओ, अनम्यूट करके ट्राई करो। सर एक्स में जो रखते हैं उसको रिलेशन बोलते हैं। ओके ठीक है, आपने ट्राई किया, अच्छा है। देखो हमेशा ट्राई करने वाला बेटर होता है उन लोगों से जो ट्राई नहीं करते हैं ना। तुमने कोट सुना होगा ना कि कोशिश करने वालों नहीं, किस्मत के भरोसे रहने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो जो लोग कोशिश करने वाले जितना ट्राई करते हैं उनको मिलता है, और वो जो नहीं चाहते फिर किस्मत के भरोसे जो बैठे उनके पास जाता है। अगर तुम कोशिश करोगे तो पहले तुम्हें मिलेगा। सो सेम चीज यहाँ भी है कि अगर तुम कुछ सीखने की ट्राई करोगे तो पहले तुम सीख पाओगे, है ना। ये चीजें है, तुम बाकियों से बेटर रहोगे। सो एटलीस्ट ट्राई करना, गलती करना, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, ठीक है। ओके चलो, एक ने तो कुछ रिस्पॉन्ड किया, बाकी लोग कुछ ट्राई करो, बाकी लोग भी। सर जो डोमेन के साथ को डोमेन का वो जो रिलेशन वो बनता है ना, इमेज वगैरह, तो उससे रिलेशन क्या है सर? ओके चलो, टूटी फूटी भाषा में ठीक ठाक बता रहे हो तुम लोग। सो चलो मैं प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन बताता हूँ। सो लाइक क्या है कि देखो सेट तुम लोग जानते हो 11th में साथ, सेट इज लाइक अ फैमिली। तो तुम जो रिलेशन की बात करते हो मेनली क्या है, रिलेशन दो फैमिली के बीच डिफाइन होता है, और उस फैमिली के अंदर मेंबर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
मेरी कहीं शादी होती है किसी फैमिली में, है ना, तो मेरी एक फैमिली हुई, तो मेरी जहाँ शादी हो वहाँ किसी एक पर्सन वाला उस फैमिली में मेरी वाइफ है, तो हालांकि दो फैमिली के बीच रिलेशन हो रहा है लेकिन उस फैमिली में भी पर्सन टू पर्सन रिलेशन भी है। तो सेम चीज यहाँ भी है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये सेट है तो ये एक फैमिली है, मान लो ए एक फैमिली है, बी एक फैमिली है, तुम्हें ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन करना है। अब इस फैमिली के अंदर कुछ मेंबर्स होंगे, यहाँ भी कुछ मेंबर्स होगा, तो ये मेंबर्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया शादी वाला, तो मान लो जैसे मेरी वाइफ हुई है ना, तो वो जो मेरी वाइफ है मेरी मम्मी के लिए बहू हुई, या उसके लिए मेरी मम्मी सास हुई। अरे गेटिंग पॉइंट? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे रिलेशन दो फैमिली के बीच रिलेशन है और उस फैमिली के अंदर मेंबर से मेंबर का भी रिलेशन होता है ना। जैसे मान लो, चलो एग्जांपल लेता हूँ, मैं आगे लिया ए बी सी डी, फॉर एग्जांपल यहाँ लो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो हम ए से बी में रिलेशन डिफाइन करेंगे। मैं डेफिनेशन लिखूंगा प्रॉपर, क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करो एग्जांपल से। तो अब क्या होगा, हो सकता है ए का कुछ रिलेशन वाई के साथ हो, बी का कुछ रिलेशन एक्स के साथ हो, इस तरीके से। ऐसा हो भी सकता है किसी मेंबर का रिलेशन उसमें किसी के साथ ना हो, ऐसा भी हो सकता है मैथमेटिकली, ठीक है। सो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है ना, तो प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि मान लो ऐसा लेता हूं मैं कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। अब ये नॉन एम्प्टी क्यों जरूरी है बताओ, तुम लोग ही बताओ, नॉन एम्प्टी क्यों जरूरी है? रिस्पॉन्ड करो तो समझ आएगा। मतलब नॉन एम्प्टी मतलब पता है तुम लोगों को नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है? बोलो भाई, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉन एम्प्टी? पता तो है तुम लोगों को, मुझे पता है, हाँ लेकिन बताओ। जो एम्प्टी नहीं होता। हाँ एम्प्टी नहीं होता है, फाइन नाइस। चलो अच्छा ट्राई किया तुमने। तो हम वर्ड से क्लियर है, जो एम्प्टी नहीं होता है ना। अब एम्प्टी नहीं मतलब क्या होता है, तो मैं तो पूछ रहा हूँ एम्प्टी का क्या मतलब है? हिंदी में क्या समझाओगे? मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन होगा सर ए और बी का सेट में। हाँ ओके, मतलब उसमें क्या है, कुछ ना कुछ एक्चुअली उसमें कोई ना कोई मेंबर होगा। तो ये कहना चाह रहा हूँ ना कि उसको खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ है, एक ना एक मेंबर। मैं सेट को एज ए फैमिली बताऊंगा, आगे भी ये वर्ड यूज करूंगा। एक सेट एक फैमिली की तरह है, ठीक है। तो उस फैमिली के अंदर मेंबर होते हैं, सेट के अंदर भी एक मेंबर होते हैं। सो उस फैमिली में कोई ना कोई है, तभी तो फैमिली है ना, तो फैमिली नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि स्पेशली ऐसा सेट एम्प्टी भी हो सकता है, ठीक है, मैथमेटिकल सेंस में, लेकिन चूंकि हम थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो वहां पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि रिलेशन डेवलप करने के लिए दो फैमिली के बीच मुझे दोनों फैमिली में कम से कम एक मेंबर तो चाहिए, तब मैं रिलेशन डिफाइन कर पाऊंगा। यहाँ पे जो सेंस है इस लेवल पे, आगे जाओगे तो लाइक हायर लेवल पे एम्प्टी सेट में डिफाइन किया जा सकता है या डिफाइन किया जाता है, लेकिन हम चूंकि बात कर रहे हैं यहाँ पे इस जिस लेवल पे तुम लोग हो 11 12 में, तो अभी हम रिलेशन सिर्फ दो सेट के भी डेवलप करेंगे जहां पे वो नॉन एम्प्टी है। ओके चलो, तो मैंने लिखा ए बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ है, एक कम से कम एक मेंबर दोनों सेट में है ना, खाली नहीं। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे एक रिलेशन डिफाइन करना है सेट ए से सेट बी में, फैमिली ए से फैमिली में एक रिलेशन को डिफाइन करना है कि कैसे रिलेटेड है उसके मेंबर्स। तो उसके लिए कुछ रूल होगा, है ना, रिलेशन का कुछ रूल होगा। तो वो रूल क्या है, मैथमेटिकल रूल हो सकता है या नॉर्मली ऐसे रूल हो सकता है। तो उस रिलेशन के हिसाब से देखेंगे, एक पर्टिकुलर रिलेशन डिफाइन करेंगे, फिर देखेंगे उस रिलेशन के हिसाब से इसका कौन सा मेंबर किससे रिलेटेड है, उस रिलेशन के हिसाब से, हाँ वैसे। चलो अभी ए से बी में डिफाइन कर रहा हूं, बाद में ए से ए में डिफाइन करूंगा। एक ही फैमिली के बीच रिलेशन, मान लो मेरी फैमिली है तो सिर्फ मेरी मदर हुई तो उनका मैं फिर सन हुआ, तो इस तरह से रिलेशन है। तो वैसे ही एक फैमिली के बीच आगे हम डिफाइन करेंगे रिलेशन। लाइक अभी स्पेशली क्लास 12th में जो टॉपिक है वो रिलेशन ऑन अ सिंगल सेट है, ठीक है ना, वो ए से ए में डिफाइन होता है। लेकिन 11th क्लास में तुम्हें पहले जब पढ़ाया जाता है तुम्हारा रिलेशन ए से बी में डिफाइन किया जाता है। तो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है वो लिख देता हूं पहले मैं। सो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट और रिलेशन। सो हम क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं, एक रिलेशन ए से बी में, है ना। सो लाइक मैं सीधा सीधा मैथमेटिकल लिख देता हूं कि एनी सबसेट, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम, है ना। देखो समटाइम्स मैथमेटिक्स में बी नॉन रियलिस्टिक, ठीक है ना, ऐसे सिचुएशन तुम्हें कई बार देखने को मिलेगी जहां नॉन रियलिस्टिक होता है, तो तुम्हें लगेगा कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मैथमेटिकली करेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं एक सिंपल सा एग्जांपल कि जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं उतने ही इंटीजर्स होते हैं। तो जो मैथमेटिकली अगर तुम देखो तो प्रूव भी किया जा सकता है और ये प्रूव्ड है
कि जो कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर की है, कार्डिनलिटी इंटीजर की है। इंटीजर में जितने नंबर से उतने, क्योंकि दोनों में इनफाइनाइट है, दोनों में काउंटेबली इनफाइनाइट है, जबकि रियल नंबर में जितने एलिमेंट है और नेचुरल नंबर जितने एलिमेंट्स हैं दोनों डिफरेंट है। सो ये नॉर्मली तुम्हें मतलब सिंपली किसी एक नॉर्मल इंसान के नजर से देखोगे तो तुम्हें थोड़ा नॉन रियलिस्टिक लगेगा, लेकिन मैथमेटिकली वो करेक्ट होगा। तो कुछ सिचुएशन ऐसे आएंगे जहां पर तुम्हें नॉन रियलिस्टिक लगेगा कि लाइक ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता बट मैथमेटिकली करेक्ट है। सो let A and B are two non-empty sets and any subset of A cross B is called a relation from set A to set B. So ये तो हो गया लैंग्वेज में, तो मेनली ये डेफिनेशन है। मैथमेटिक्स में क्या हुआ कि A क्रॉस B का कोई भी सबसेट उठा लो वो एक रिलेशन होगा मैथमेटिकली, ठीक है। या सबसेट ऑफ, सिंपल लिख लो, एक सबसेट है ना, कोई एक सबसेट होगा लाइक ऐसे समझ। अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। जनरली ये कोई एक सबसेट है, वो एक मतलब रिलेशन जो एक सबसेट है A क्रॉस B का, सिंपल जो रिलेशन है वो एक सबसेट है A क्रॉस B का। या अगर एनसीईआरटी के लैंग्वेज में लिखोगे तो एनसीईआरटी इसको आई थिंक ऐसे लिखता है। अगर मैं एनसीईआरटी के लैंग्वेज में लिखूं तो एक बार चेक करते हैं क्या है, फिर मैं लिख देता हूं, फिर चेक करते हैं। तो एनसीईआरटी जो लिखता है वो इस लैंग्वेज में लिखता है, वो क्या लिखता है कि अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। आई थिंक ये ऐसे लिखता है, ठीक है। तो ये तो रिलेशन हो गया, ये उस पे मतलब क्या है, दैट इज अगर मैं लिखूं R एक रिलेशन है A से B में, तो इसका क्या मतलब, R मैंने डिफाइन किया रिलेशन A से B में, इसका क्या मतलब होगा कि R जो होगा वो कोई सबसेट होगा A क्रॉस B का। R जो होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस B का, इसका ये मतलब है कि R जो है सबसेट है A क्रॉस B का। ओके अच्छा, एनसीईआरटी अच्छा यहां डिफाइन नहीं किया होगा तो 11th क्लास में डिफाइन किया होगा जो रिलेशन है। ओके सो डेफिनेशन क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ तुम लोगों को। इसमें किसी को डाउट है, ये क्लियर है ना। अच्छा चलो तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि एक चलो क्वेश्चन 1, लेट A एक सेट है 1,2 एंड B एक सेट है मान लो ABC। सो क्वेश्चन है हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइए हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। अब तुम डेफिनेशन ढंग से पढ़ो और इसके डेफिनेशन के बेस पे मुझे इसका आंसर बताओ, डेफिनेशन ढंग से पढ़ लो। सर 6। ओके तो एक का आंसर आया 6, चलो मैं ऑप्शन बना देता हूं। पहला ऑप्शन एक ने बताया 6, और बाकी लोग बताइए। सर इसका आंसर 6 टू ब्रैकेट में इंटू करेंगे ना। इसका आंसर क्या बोले आप, आपका क्या मतलब है? ओनली 6। हाँ बाकी लोग बताओ, किसी और का डिफरेंट आंसर है तो किसी को डिफरेंट। 7 हो गया, इसमें तो 5 भी आता है। तो आप कह रहे हैं 7 भी हो सकते, एक कह रहे हैं। देखो ट्राई करो, गलती करने डरना मत, ठीक है ना। आई अप्रिशिएट द पर्सन हु डू मिस्टेक्स, मैंने बहुत सारी गलतियां की है और कोई भी करता है जिसने। ओके तो आपको लग रहा है 7 होगा, बाकी लोग और ट्राई करो। अब बताओ मुझे तुम ढंग से, अच्छा पहले तो मुझे ये समझाओ तुम लोगों को A क्रॉस B का आइडिया है कि नहीं है। तुम लोगों को पता है कि A क्रॉस B दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्या आप लोगों को आइडिया है? A क्रॉस B कैसे फाइंड करते हैं? A क्रॉस B आप कैसे फाइंड करोगे? सर इसका 2 की पावर 6 होगा। चलिए एक का आंसर है 2 की पावर 6। चलो और ट्राई करो, और ट्राई करो।
क्या सब लोग एग्री करते हैं इस आंसर से? देखो सीखने को मिलेगा तुम्हें जो लोग गलतियां कर रहे हैं। ओके चलो आते हैं। तो पहले बताओ यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या होगा, थोड़ा तो डिटेल में समझाता हूँ। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये कहा है कि रिलेशन कुछ नहीं, सबसेट है ए क्रॉस बी का। जो भी रिलेशन होगा वो एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, सिंपल मैथमेटिकली। अच्छा ए क्रॉस बी क्या होता है? दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तुम्हारे पास दो सेट है, इसका प्रोडक्ट। तो फिर से मैथमेटिकली अगर इसको डिफाइन करूं तो चलो यहाँ पे मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर देता हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इसका नाम है, ठीक है ना। तो जहां ए और बी कोई दो सेट है तो मुझे ए क्रॉस बी को डिफाइन करना है। सो आपको बताना चाहेगा इसका डेफिनेशन क्या है। देखो डेफिनेशन इज लाइक इंट्रोडक्शन। जैसे कहीं जा रहे हो तुम अपना नाम बता रहे हो तो वो डेफिनेशन टाइप का हो गया कि किसी चीज को तुम कैसे पहली बार जानते हो, वो डेफिनेशन है ना। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज और ये सब आती है ना, कि कोई इंसान अच्छा है खराब है बाद में डिसाइड होगा। उसका नाम तुम्हें पता हो तो वो नाम जो किसी का है वो लाइक इंट्रोडक्शन है कि तुम उसको उस बारे में जानो। सेम चीज डेफिनेशन है। तो तुम ए क्रॉस बी के बारे में पूछ रहे हो तो पहली बार तुम ए क्रॉस बी के बारे में जब सुनोगे तो क्या पता चलेगा तुम्हें, या क्या पता है तुम्हें कि हाउ विल यू इंट्रोड्यूस ए क्रॉस बी। क्वेश्चन ये है कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। अच्छा मैं थोड़ा इंग्लिश, मेरा एक्चुअली पढ़ाने का जो पर्पस है लाइव है, तो स्पेशली मैं टारगेट कर रहा हूँ जो दूर दराज गाँव के बच्चे हैं, क्योंकि मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी इधर से हूँ। तो मैं थोड़ा इंग्लिश ज्यादा यूज कर लेता हूँ। तो समटाइम्स है ना, या तो तुम बता देना समझना है कुछ तो, या मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा हिंदी बोलूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैंने दिल्ली मुंबई में पढ़ा है काफी साल, तो थोड़ा आदत हो गया इंग्लिश बोलने का। सो मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी बोलूँ ज्यादा। सो ठीक है ना। सो कोई डिफाइन करो ए क्रॉस बी को, बताओ कैसे डिफाइन करोगे। कोई भी ट्राई करो। हाउ विल यू डिफाइन ए क्रॉस बी को, कैसे डिफाइन करते हो तुम। मैं क्या लिखूं इसका इक्वल टू, कैसे लिखूं मैं। ए बी कोई भी सेट है तो मुझे इसको डिफाइन करना है। ट्राई करो ट्राई करो। क्वेश्चन नहीं कर पा रहा तुम, देखो तो ये क्या होगा एक्चुअली, ये क्या है ए क्रॉस बी क्या होता है। सो दिस इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी। अब ये ऑर्डर पेयर तुम लोगों को पता होगा, जैसे कोऑर्डिनेट भी लिखते हैं ऑर्डर पेयर में। सो इंटरवल नहीं है, ये ऑर्डर पेयर है। दिस इज नॉट इंटरवल, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, है ना। इंटरवल अलग चीज होता है। तो ये ऑर्डर पेयर है, दो पॉइंट को कॉमा करके लिख रहे हैं। सो मतलब ये है कि ए जो होगा इसका मेंबर होगा और ये बी जो है इसका मेंबर होगा। सो लाइक ए क्रॉस बी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट का होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा, ठीक। सो ये डेफिनेशन हो गया ए क्रॉस बी का सिंपल, कि ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट जो स्मॉल ए है दैट विल बिलोंग टू, कलेक्शन है तो जितने पेयर तुम बना सकते हो वो सब हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे आते हैं। अब मुझे इसी डेफिनेशन की वजह से पहले ये बताओ कि इस क्वेश्चन जो मैंने लिखा है उसमें ए क्रॉस बी क्या आएगा। चलो मैं आंसर करता हूं, तो तुम लोग 3 आंसर बताए, मैं चौथा नन कर देता हूं। अब मैं इसके आता हूं सॉल्यूशन पे। तो यहां मैं ए क्रॉस बी डिफाइन कर रहा था, चलो यहां लिखता हूं। ए मेरा है 1,2, बी मेरा है ए बी सी। अब मुझे बताओ अगर मैं ए क्रॉस बी मल्टी मतलब लिखूंगा तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो मुझे ये बताओ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे। बताओ भाई, कुछ तो बताओ जो समझ आ रहा है। 6 आएंगे, राइट। सो सिंपली क्या होगा, कैसे लिखोगे। इसने कहा था कि ऑर्डर पेयर लिखो, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट का लिखोगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, और वैसे जितने कलेक्शन बना सकते हो वो सब लिखो। मतलब वैसे जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं उसका एक कलेक्शन बनाओ। तो लाइक ऐसा 1 के साथ ए, फिर 1 के साथ बी, फिर 1 के साथ सी, फिर 2 के साथ ए, 2 के साथ बी, 2 के साथ सी, ठीक है। सो ये तुम्हारा हो गया ए क्रॉस बी। अब मुझे ये समझाओ जो डेफिनेशन कहता है, यहाँ डेफिनेशन क्या कह रहा है कि रिलेशन क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो मैंने पूछा कि ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 है, तो टोटल ए से बी में कितने रिलेशन में बना सकता हूँ टोटल, अगर बनाना चाहूँ तो कितने रिलेशन हो सकते हैं। तो सिंपली फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूला मैं भी लिखाऊंगा, उससे पहले तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे आता है। डायरेक्टली फॉर्मूला भी है, तो फॉर्मूला कैसे आएगा वो बता रहा हूँ चलिए। तो ठीक है, तो बताओ ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज 6।
अब ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट जो है वो तुम्हारा, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट जो है वो तुम्हारा क्या होगा, एक रिलेशन होगा। अब बताओ इस सेट के पास कितने सबसेट होंगे, ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट होंगे? सेट 2 के पावर 6। का पावर n कर देंगे ना। राइट राइट राइट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 की पावर 6, क्योंकि इसमें 6 मेंबर है। अब रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, यही तो है रिलेशन का भी डेफिनेशन, कि रिलेशन एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो मैंने पूछा कि कितने तुम रिलेशन बना सकते हो, तो तुम ये सोचो कितने सबसेट हो सकते हैं इसके क्रॉस बी के, तो कितने सबसेट हो सकते हैं यहाँ पे, तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 64। ठीक है, तो जिन्होंने ये आंसर बताया ठीक है, लेकिन जिन्होंने गलती किया वो भी ठीक है, टेस्ट ट्राई तो किया वो है। सो सिंपली यहाँ पे आंसर हो गया कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सेम एज द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी। तो ये सिंपली 64 आंसर है, 2 की पावर 6 आंसर है। चलो, तो अब इसका अगर मैं फॉर्मूला बना के लिख दूं तो सिंपली फॉर्मूला ये हो जाएगा, है ना। तो एक तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट, तो मैं एक रिमार्क लिखता हूँ पहले। तो रिमार्क ये, तुम लोग जानते हो कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज, मान लो m है, m क्या है, n a का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a, कार्डिनलिटी ऑफ a। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इज m, मतलब a में m एलिमेंट्स हैं। तो सिंपली तुम ये जानते हो कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a, तो ये क्या होगा 2 की पावर m। जैसे तुम लोगों ने बताया कि m के पास कितने सबसेट है, 2 की पावर m सबसेट्स है। अच्छा, दूसरी चीज जो हमने डेवलप की, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a मान लो है m1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b इज m2। ठीक है, m1 कोई नंबर, m2 कोई नंबर, या तुम्हें अगर दिक्कत हो तो कुछ और दे लो। फॉर एग्जांपल क्या लेते हो तुम लोग, चलो मान लो स्मॉल p कोई नंबर है, स्मॉल q कोई नंबर है, pq कोई 2 नंबर है ना, या तुम लोग जनरली क्या लेते हो k, k1, k2 कुछ भी ले लो, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A is p, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B is q। देन मैं तुमसे फॉर्मूला बनवाना चाह रहा हूं, तो फॉर्मूला ये तुमसे पूछ रहा हूं मैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B, बताओ A से B में टोटल कितने रिलेशन बना सकते हैं, फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, क्या होगा बताओ तुम लोग। दूसरा पॉइंट से तीसरा पॉइंट बनाता हूं। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, ठीक है, ये होता है। तो यहां से अगर तुम देखो तो यहां से ये हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B होगा, कितना होगा बताओ पहले तुम। A में P एलिमेंट है, B में Q नंबर पर, PQ कोई 2 नंबर है लाइक 2 and 3, तो A क्रॉस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे क्या लिखूं मैं, सर PQ। PQ राइट, सो दिस इज PQ। और यहाँ पे क्या लिखूं मैं, इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशंस में 2 की पावर PQ। 2 की पावर PQ, सिंपल, ओके, ठीक है, 2 की पावर PQ। तो ये आपका हो गया बेसिक जानकारी डेफिनेशन के बेस, है ना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। चलो तो वापस आते हैं, तो अभी हमने क्या डिफाइन किया, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। चलो अच्छा, अगर मैं तुमसे यहाँ पूछता कि वो रिलेशन कौन कौन से हैं, जो तुमने बता दो कि ये 64 रिलेशन है, अगर मैं पूछ लूं कि 64 कौन कौन से हैं तो क्या हम लिख पाएंगे, चलो ट्राई करते हैं। तो जो पिछला क्वेश्चन में A क्रॉस B मेरा आया है वो कुछ इस तरह से आया है, 1, A 1, B 1, C 2, A 2, B 2, C। अब देखो ये था ना, तो A क्रॉस मैंने निकाला, ये 6 एलिमेंट्स आए, तो उन्होंने कहा टोटल कितने होंगे सबसेट 64। अब मैं पूछूं कि 64 रिलेशंस है वो कौन कौन से रिलेशन है बताओ। तो सबसे पहला रिलेशन R1 का मतलब पहला रिलेशन, तो A से B में पहला रिलेशन मैं क्या बना सकता हूं, सबसे कम एलिमेंट वाला स्मॉलेस्ट रिलेशन क्या हो सकता है, मतलब बताओ पहला सबसेट इसका कोई भी एक सबसेट बताओ, तुम इसका सबसेट लिख सकते हो ना, तुम्हें पता है कि 2 की पावर 6 सबसेट्स होते हैं, लेकिन क्या तुम वो सारे सबसेट लिख पाओगे, ये पूछ रहा हूं तुमसे, हाँ या ना, क्या तुम टोटल सबसेट लिख पाओगे इसके या नहीं लिख पाओगे। यस सर, लिख पाएंगे। हाँ, तो पहला सबसेट क्या होगा बताओ मुझे,
देखो तुम्हें पता है क्या एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, तो एम्प्टी सेट यहाँ पे होगा, तो पहला सेट एम्प्टी है। और देखो ये जो एम्प्टी सेट मैंने लिखा है, एक्चुअली एम्प्टी सेट को बाद में एम्प्टी रिलेशन बोलूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि एम्प्टी रिलेशन मतलब ये है कि दो फैमिली है और इस फैमिली में से उस फैमिली में कोई रिलेटेड नहीं है। तो मैंने कहा ना मैथमेटिकली ये भी एक रिलेशन है, मैथमेटिक्स डेफिनेशन के हिसाब से। एम्प्टी का मतलब क्या हुआ, देखो अब समझो, मैं जो फिगर बनाया था उस समय, अब दो फैमिली है, अब ऐसा इसका कोई मेंबर किसी से भी रिलेटेड नहीं है तो उसको एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे, और मैथमेटिकली वो भी एक रिलेशन है, ठीक है? एम्प्टी रिलेशन भी एक रिलेशन है मैथमेटिकली, ओके? सो यहाँ पे जो दिखा है फाई हमने, तो इसका मीनिंग बताऊंगा आगे मैं। मीनिंग वही है कि मतलब सबसेट लिखना था, पहला सबसेट फाई है तो इसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन एक्चुअली। और आगे जो रिलेशन की है ना, पर्टिकुलरली ये टाइप की बात करेंगे, मान लो रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशंस की बात करेंगे, तो उसमें एम्प्टी रिलेशन यही हो जाएगा कि जो एम्प्टी सेट के इक्वल आ जाए, या फैमिली ए में फैमिली बी में कोई रिलेटेड ना हो एक दूसरे से, तो इस तरीके से। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा तुम सिंगलटन सेट ले लोगे, फॉर एग्जांपल सेट कंटेनिंग 1A, इस तरीके से सारे सिंगलटन लिख सकते हो तुम जो भी है। फिर ऐसे ही लिखते जाओगे तो लास्ट जो 64th होगा वो कौन सा रिलेशन होगा बताओ? जैसे मैं R2 यहाँ लिख के दिखाऊं तुम्हें, R2 मतलब दूसरा सिंगलटन सेट, पहले एक भी एलिमेंट नहीं है, फिर एक एक एलिमेंट लोगे, फिर दो दो एलिमेंट, 3 एट अ टाइम, 4 एट अ टाइम, 5 एट अ टाइम, एंड लास्ट में क्या होगा बताओ तुम लोग? सो 1,1B ओ सेट। सो यहाँ से 1,B, इस तरह का एक ये भी रिलेशन है, एंड चलता रहेगा, ऐसे लिखता रहूंगा। तो लास्ट कौन सा होगा? क्या तुम्हें पता है कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है ना? Yes, sir. हर सेट अपने आप का सबसेट है, तो ये खुद का भी सबसेट है, तो A क्रॉस B भी एक रिलेशन है, तो ये लास्ट जो होगा A क्रॉस B के ही इक्वल हो जाएगा, जो लार्जेस्ट रिलेशन है। और बाद में बताऊंगा कि जो भी रिलेशन A क्रॉस B के इक्वल हो जाता है इसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, और जो एम्प्टी सेट के इक्वल आ जाता है इसको हम एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स में आएगा, आगे जब टाइप्स करेंगे अभी, तो क्लास 12 में टाइप्स ही है स्पेशली, जो भी क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन पे ही आएगा। ये तो बेसिक्स बता रहा हूँ अभी मैं, कि जो लोअर क्लास, ताकि तुम आगे समझ पाओ। चलो ये तो एक बता दिया हमने बेसिक्स, रिलेशन क्या होता है। अब हमें मेनली जो क्लास 12 में पढ़ना है वो टाइप्स ही पढ़ने हैं, ठीक है? तो एक बार देख लो एनसीईआरटी में क्या है। सो मतलब ये तो जस्ट मैं ऐसे दिखाया था अभी भी तुम्हें कि ये तो 11th में मेनली जो ये सब 11th का बता रहे हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स दिया है इन्होंने। अच्छा चलो उससे पहले थोड़ा सा और मैं 11th की चीजें पूछ लेता हूँ तुम लोगों से। रिलेशन को लिखने के कितने तरीके हैं? रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं? सो मेनली कितने तरीके हैं? ways to write या represent relation। सो रिलेशन भी तो एक सेट ही है ना, क्योंकि सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है तो भी तो एक सेट ही है। सेट को कितने तरीके से तुम लिख सकते हो? सर दो तरीके से। हाँ यस यस, क्या क्या है वो? सर एक तो उन्हें नंबर के उस फॉर्म में लिख दो, सेट सबसेट करके, रोस्टर फॉर्म हो गया। दूसरा उन्हें, और सर उन्हें दूसरे लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देते हैं। हाँ वो रोस्टर सेट, एक सेट, बिल्डर सेट। यस 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 राइट, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, मेनली दो फॉर्म है। तो जैसे यहाँ पे 3 फॉर्म में बताऊंगा, सेट के 2 फॉर्म है, मेनली सेट के 2 फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रिलेशन के तीसरा तरीके से भी लिख सकते हो, तुमने भी देखा था एक तरीका मैं लिखा था। तो एक तो रोस्टर फॉर्म है, या कुछ बुक में इसी को टेबुलर फॉर्म बोला होगा। फिर यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म है, और जो तीसरा है, जो रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो रिलेशन को तुम लिख सकते हो एरो डायग्राम से। अच्छा सेट को भी तो लिख सकते हो, वेन डायग्राम पे लिखते हैं हम लोग, वहां पे वेन डायग्राम पे लिखते हैं ना सेट को वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे क्या है, इसको हम एरो डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे। किसको? रिलेशन को। सो एरो डायग्राम क्या, पिक्चोरियल प्रेजेंट, इसी का पिक्चर के फॉर्म में तुम लिख रहे हो ये दोनों को, बात बराबर। ये तो यू मे नॉट राइट थर्ड, बट ठीक है मैं लिख रहा हूँ एरो डायग्राम, मतलब ये एग्जांपल के तौर पे देखो। मैं एक रिलेशन लिखा था कि थोड़े समय थोड़ा रिलेशन, एक क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि इससे क्लियर हो जाएगा सब कुछ। फिर आगे मैं इसमें पूछूंगा तुमसे डोमेन क्या होता है, ताकि वो भी क्लियर हो जाएगा। सो डोमेन क्या है ये भी पूछूंगा तुमसे मैं, कोडोमेन क्या है
ये पूछूंगा, रेंज क्या है ये पूछूंगा, तो ये 11th वाला पार्ट यही खत्म हो जाएगा। 11th में मेनली यही था कि लाइक रिलेशन क्या है, फिर था कि कितने तरीके से तुम लिख सकते हो, और फिर है डोमेन, रेंज, कोडोमेन। इतना ही 11th क्लास में है रिलेशन फंक्शन है। मतलब डोमेन, कोडोमेन, रेंज, तो रिलेशन वहाँ पे खत्म हो जाता है 11th में इस पे। तो उसका आगे अब स्टार्ट करें, पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ जिससे 11th पूरा रिवाइज हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में, फिर हम आगे 12th वाला पार्ट पे आ जाएंगे। तो ये 11th वाला पार्ट चल रहा है बेसिक्स के लिए, ताकि तुम आगे की चीजें समझ सको, इसलिए मैं रिवाइज करा दिया एक बार। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, जिसमें मैं लिखा था ए है मान लो 1 2 और बी है लेट्स से 1 2 3। अब मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ सेट ए से बी में। कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इज फैक्टर ऑफ बी। मतलब ये लिख दिया मैंने। तो देखो ये रिलेशन का कंडीशन है, यहां मुझे बी स्मॉल लिखनी पड़ेगी, सो आई शुड राइट स्मॉल बी। So A is a factor of B, like ऐसे लिखता हूँ A is a factor of B, A फैक्टर है B का। तो ये रिलेशन की कंडीशन है कि मतलब दो फैमिली किस शर्त पे रिलेटेड है या कौन सा रिश्ता है उनके बीच। तो यहाँ पे क्या है कि अब जो एलिमेंट के बीच रिलेशन वो कौन सा वाला रिलेशन है, ये फैक्टर वाला रिलेशन है। ठीक है, ए का एलिमेंट बी से कब रिलेटेड होगा, अगर ए सबसेट होगा, ए फैक्टर होगा बी का, तो ये रिलेशन की कंडीशन है। ए के मेंबर बी के मेंबर किस रूल के हिसाब से रिलेटेड होंगे, तो ये रूल है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे। तो ये कौन सा फॉर्म है जो मैंने लिखा अभी, ये कौन सा फॉर्म है रिलेशन का इनमें से? सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, राइट। तो ये जो मैंने लिखा है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब बताओ मुझे, इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तुम लिख पाओगे? बताओ मुझे, इस सेट को मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली क्या करना है तुम्हें, ए फैक्टर बी का। तो ए में देखो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बी का फैक्टर है, बी के एलिमेंट्स का, तो वो एलिमेंट्स रिलेट हो जाएंगे। तो बताओ 1 का बी में किसके किसके साथ रिलेशन है, मतलब इस रिलेशन के हिसाब से किससे रिलेटेड है। ए में 1 जो है, या चलो पहले मैं ये इसको बोलते हैं हम लोग एरो डायग्राम। ये ए है, ये बी है, रिलेटेड है आर से। ए में था 1 2, बी में था 1 2 3, दो सेट है। अब बताओ तुम देखो सिंपली, ये ए के एलिमेंट स्मॉल ए है, इसके एलिमेंट स्मॉल बी है, तो 1 इसमें किसका किसका फैक्टर है, बी में? बोलो फैक्टर क्या होता है, जो डिवाइड करता है। तो ए डिवाइड करेगा बी को तो फैक्टर होगा। तो बताओ मुझे कोई, बोलो भाई, किसी को आइडिया नहीं है? अरे तुम क्या, कौन सा रिलेटेड है ए में, कौन सा रिलेटेड है बी से? सर वीडियो पॉज वीडियो पॉज हो गया, बाकी लोगों को दिख रहा है ना? कुछ लोग वीडियो पॉज हो गया, ऐसे कैसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बाकी लोग क्लियर है ना? चलो देखो, तो 1 का भी फैक्टर है, 1 2 का भी फैक्टर है, 1 3 का भी फैक्टर है। तो अगर इसी को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो 1 1 के साथ रिलेटेड है, 1 2 के साथ रिलेटेड है, 1 3 के साथ रिलेटेड है। 2 बताओ, 2 इनमें किसका फैक्टर है, बी में। ये जो 2 है ए सेट में, वो बी में किसका फैक्टर है? क्लियर है कि नहीं? कुछ प्रॉब्लम चल रहा है? माइक, मैं ऑडिबल हूं तुम लोगों को? सर बीच बीच में पॉज तो हो रहा है, अब क्लियर है सर? क्लियर है ना? वो थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो गया हो, बट तो बताओ मुझे, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। 2 जो है ए में बी में किससे रिलेटेड है? सर 2 1 2 2 2 3। 2 1 क्यों? बताओ, 2 फैक्टर है क्या 1 का? ए बी से रिलेटेड कब होगा, जब ए फैक्टर होगा बी का। क्या 2 फैक्टर है 1 का? क्या 2 डिवाइड करता है 1 को?
फैक्टर मींस डिवाइजर, फैक्टर का दूसरा नाम डिवाइजर है ना। तो सिर्फ 2 2 होगा। यस, सिर्फ 2 2 से रिलेटेड है, 2 का 1 से कोई रिलेशन नहीं है, 2 का 3 से कोई रिलेशन नहीं है इस रूल के हिसाब से। ओके, तो यहां पे सिर्फ लिखेंगे 2,2। अब तुम सिंपली नोट कर सकते हो ये जो R तुम्हारा आया है ये A क्रॉस A का सबसेट है, सॉरी A क्रॉस B का सबसेट है, क्योंकि A क्रॉस B में 2 3 जा 6 एलिमेंट्स होते, तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 है ना, तो सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट उसमें होंगे। A क्रॉस B में 6 एलिमेंट होंगे इंक्लूडिंग ऑल दिस, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये R जो मैंने लिखा है ये सबसेट है A क्रॉस B का, तो मतलब रिलेशन है सिंपली। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया, सॉरी ये सेपरेटर फॉर्म था, और ये जो फॉर्म मैंने लिखा इसका नाम है रोस्टर फॉर्म। ओके, और इसका नाम है एरो डायग्राम, तो इसको जो मैंने रिप्रेजेंट किया है एरो डायग्राम। ओके, तो ये तो मैंने एक रिलेशन को हमने जाना, रिलेशन सबसेट है A क्रॉस B का, अगर A से B में रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं तो रिलेशन सबसेट है A क्रॉस B का। फिर दूसरी चीज हमने ये जाना कि रिलेशन को 3 तरह से लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेपरेटर फॉर्म और एरो डायग्राम पे। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये सब 11th की चीजें चल रही है अभी 11th क्लास वाली, तो अब मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि रिलेशन का डोमेन क्या है, अब बताओ। डोमेन ऑफ रिलेशन R, सो डोमेन, कोडोमेन, रेंज, दीज आर सॉरी इट इज एक सेट है ये, सो डोमेन, कोडोमेन, रेंज एक सेट है। तो बताओ इस क्वेश्चन में डोमेन कौन सा सेट होगा, डोमेन क्या है, या डोमेन एक सेट है तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। सर 1 और 2। सो जो पहला एलिमेंट है वो, या यहाँ पे देखो वो एलिमेंट्स जो रिलेटेड है ना, अगर मान लो 2 का मैप कहीं नहीं हुआ होता तो 2 डोमेन में नहीं आता, यहाँ 1 2 दोनों किसी न किसी से रिलेटेड है इसलिए डोमेन में आया। अगर ऐसा होता 2 का रिलेशन किसी के साथ नहीं होता तो 2 डोमेन में नहीं आता। डोमेन में सिर्फ वो एलिमेंट आएगा पहले सेट का जिसका कोई ना कोई मैप है, जिसका कोई ना कोई इमेज है, इमेज बोलते हैं, यहाँ बोलेंगे कि 2 का इमेज 2 है, 1 का इमेज 1 है, 1 का इमेज 2 भी है, 1 का इमेज 3 है, तो 1 के पास 3 इमेज है, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1 और 2, मुझे बताओ कोडोमेन ऑफ R, रिलेशन R का कोडोमेन, बोलो बोलो, और रेंज। अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है कोडोमेन और रेंज में, सो यहां मैंने एग्जांपल ऐसा लिया है कि डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे क्योंकि यहां सेम ही आंसर आ जाएगा दोनों, है ना। सो बताओ कोडोमेन क्या है इसमें और रेंज क्या है, रेंज ऑफ रिलेशन R। सो कोडोमेन कैसे तुम लोग डिसाइड करते हो किसी रिलेशन का, सर रिलेशन का फर्स्ट कंपोनेंट। नहीं वो तो डोमेन होता है, कोडोमेन। सर फर्स्ट कंपोनेंट इज डोमेन, जो भी फर्स्ट कंपोनेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो आया है पेयर में या इसके, तो डोमेन है। सर रेंज और डोमेन को ही कोडोमेन बोलते हैं। रेंज को ही कोडोमेन बोलते हैं, आप ये कहना चाह रहे हो। रेंज और डोमेन दोनों को ही कोडोमेन बोलते हैं। एक मिनट आप क्या कहना चाह रहे हो, डोमेन को ही कोडोमेन बोलते हैं ऐसा कह रहे हो आप, रिपीट करो। जी सर। डोमेन को ही कोडोमेन बोलते हैं, अरे किसने कहा तुम्हें। नो सर, रेंज और जो बोले ना आप डोमेन, दोनों को ही कोडोमेन बोलते हैं। अच्छा, रेंज और डोमेन दोनों को ही कोडोमेन बोलते हैं, ये कहाँ पढ़ा आपने। ट्यूशन में तो नहीं पढ़ा है, टीचर गलत नहीं पढ़ाएगा, मैं टीचर के सपोर्ट में हूँ यहाँ पे, टीचर गलत नहीं पढ़ाएगा, तुमने गलत पढ़ा है या तुमने गलत समझा है। सर रेंज और कोडोमेन एक ही होता है। नहीं ये भी गलत है। सर सेकंड एलिमेंट रेंज होता है। चलो एक मैं एग्जांपल अगला लिखता हूं जहां तुम्हें दिखेगा कि रेंज और कोडोमेन अलग है, तो वहां तुम्हें डोमेन अलग सेट होगा, कोडोमेन अलग होगा, रेंज अलग होगा, तीनों अलग अलग सेट आएगा। अगला एग्जांपल लिखता हूं मैं, तो तुम्हें ये समझ आएगा कि कोडोमेन और तुम जो कह रहे हो कोडोमेन रेंज सेम होता है, कोई कह रहा है कोडोमेन और डोमेन सेम होता है, कोई कह रहा है रेंज कोडोमेन सेम, ऐसे कैसे भाई। इसलिए टीचर ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ाता है। तुम देखना ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर ट्यूशंस में, क्योंकि मैं बहुत साल पढ़ाया हूँ, टीचर पहले चैप्टर नहीं पढ़ाता है क्योंकि बच्चों को अक्सर दिक्कत रहती है, क्योंकि थोड़े से ये प्योर टाइप का हो गया है ना। यहाँ पे वो ऐसा नहीं है कि लाइक फॉर्मूला पुट करो आंसर निकालो, ऐसा नहीं। यहाँ पे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरेटिकल चैप्टर हो जाता है ये, तो इसलिए टीचर बचता है पहले पढ़ाने से, क्योंकि बच्चे को दिक्कत होती है समझने में, है ना। क्योंकि मुझे तो कोई डर है नहीं, तुमने फीस तो दिया नहीं है, तो मुझे डर तो है नहीं तुम फीस वापस ले लोगे, तुम चले जाओगे छोड़ के, तो वो चीज में कहा कोई दिक्कत नहीं है,
जब पढ़ना ही है, क्योंकि 10 मार्क्स के आते हैं बोर्ड्स में, इसके पहले चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो 90 प्लस चाहिए तुम्हें। अगर बोर्ड्स में 100 में 100 चाहिए, 100 में 95, 96, 97, 98, 99 चाहिए, पढ़ना तो पड़ेगा ना। ये जो बच्चे हर साल लाते हैं 100 में 100, वो तो करते हैं ना, ये तो तुम भी करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि तुम्हें भी लाना है, तो क्यों छोड़ना है चैप्टर, अच्छे से करते हैं। एनीवे, तो जिन लोगों को डाउट है कि डोमेन कोडोमेन सब सेम होता है, अभी आगे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में कोडोमेन क्या है, देखो कोडोमेन सिंपल क्या है, रिलेशन मैंने कहां से कहां तक डिफाइन किया है, ए से बी में, तो ये जो बी सेट है ये हमेशा कोडोमेन रहेगा, बी फिक्स है, कोडोमेन चेंज नहीं होगा। कोडोमेन चेंज होगा इन द सेंस, ए से बी में अगर रिलेशन डिफाइन किया है तो पूरा सेट बी कोडोमेन है, चाहे उसका एलिमेंट इमेज बना हो या नहीं बना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बी सेट कोडोमेन है। रेंज क्या है, बी सेट का वो एलिमेंट जो किसी न किसी का इमेज बना है, वो रेंज है। क्या रेंज है, बी सेट का वो एलिमेंट जो किसी न किसी का इमेज बना हो, या दूसरे सेंस में बोलूं कि जिसके पास प्री इमेज हो। प्री इमेज समझ आता है, जैसे बोला 2 का इमेज 2 है, 2 का प्री इमेज 2 हुआ, 1 का इमेज 3 है, तो 3 का प्री इमेज 1 है। तो रेंज वो एलिमेंट होगा बी का जिसके पास प्री इमेज है। तो यहां मैंने ऐसा रिलेशन लिया है कि कोडोमेन का हर एलिमेंट के पास प्री इमेज है, इसलिए कोडोमेन रेंज सेम ही आ जाएगा। लेकिन मैं अगला एग्जांपल ऐसा लिखता हूं जहां पे तीनों अलग आएंगे। देखो, तो यहां पे रेंज कुछ नहीं, ये 1 2 3 हो जाएगा। तो रेंज कैसे डिफाइन करेंगे, कौन कौन सा एलिमेंट है बी में जिसका इमेज, मतलब जो किसी न किसी का इमेज बना है ना, जिसके पास प्री इमेज है। तो यहाँ पे सेम ही आ गया एक्चुअली। तो डोमेन में एक दो, अब तो कोई कह रहा था डोमेन, तुम क्या कह रहे थे, कोई कह रहा था ना कि डोमेन और रेंज को ही कोडोमेन कहते हैं। कैसे कह रहा था तुम, डोमेन तो 1 2 है और यहाँ तो 1 2 3 है, कैसे सेम हो गया भाई, चेक करो। इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा तुम्हें ध्यान से, तो इसलिए क्योंकि ये डेफिनेशंस हैं एक्चुअली, या थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला पुट किया कैलकुलस की तरह, है ना। तो थोड़े से ये डिफरेंट हो जाते हैं चैप्टर, क्योंकि आगे जाके प्योर मैथमेटिक्स बनता है। सेट थ्योरी, फिर रिलेशन, फिर आगे जाके बाइनरी ऑपरेशन आएगा, फिर ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, गैल्वा थ्योरी, क्या क्या है आगे। तो ये प्योर मैथमेटिक्स की तरफ चला जाता है, जो प्योर अलजेब्रा है उसमें चला जाता है ये चैप्टर आगे जाके, है ना। तो ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो बाकी अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या है कि उसके एप्लीकेशंस है, फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैं एक एग्जांपल, इसमें कोई डाउट है, इस एग्जांपल में कोई डाउट है तो पूछो, जो मैंने अभी कराए हैं इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछो अभी। मैंने एक सेट ए लिया 1 2, सेट बी लिया 1 2 3, एक रिलेशन डिफाइन किया ए से बी में। हाँ बोलो, हाँ जी अपडेट कुछ कह रहे, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? कौन सा स्टार्ट हुआ चैप्टर, समझ नहीं आया भैया तुम टाइम पे ज्वाइन करो, तुमने अभी ज्वाइन किया है तो कैसे पता चलेगा? क्लास कितने बजे थी बताइए मुझे आप। हमको पता नहीं था, पहला दिन। हाँ कोई बात नहीं, पहला दिन है तो अभी वीडियो देख लेना, ये वीडियो अपलोड हुआ यूट्यूब पे तो वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ है क्लास 12th का, और अभी हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, हमने 11th वाला पार्ट अभी रिवाइज कर रहे हैं एक्चुअली, तो आगे उसी में टाइम खत्म हो जाएगा आज लग रहा है। चलो तो अभी थोड़ा तुम लोगों को डाउट क्लियर करता हूँ। फिर से देखो एक क्वेश्चन, चलो मैं यहाँ ए लेता हूँ 1 2 3 और बी भी लेता हूँ मैं 1 2 3, ठीक है। हाँ चलेगा, क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं आ रहा। वो क्लास टाइम 9 to 10 डेली है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। सो हाँ डेली चलेगा। मैं क्लास मोबाइल पे जी, डेली 9 से 10 है। आप पुराने वीडियोस देखो यूट्यूब पे, ये मेरी दूसरी क्लास है यहाँ पे, मतलब लेक्चर नंबर 0 था, उसमें मैंने डिटेल में इंट्रोडक्शन बताए थे क्या क्या कैसे कैसे है। पहले वो लेक्चर नंबर 0 जाके मेरे चैनल पे देखना यूट्यूब पे, उसमें सारा डिटेल्स बताया कैसे कैसे क्लास होगी, क्या ऑर्डर होगा, कैसे होगा, उसमें बात किया हमने। अभी ये ऐसे 12th क्लास की पहली क्लास है, कल 11th की, सप्ताह में 3 दिन 11 3 दिन 12th, ठीक है। तो 6 दिन क्लास होगी 9 से 10 रात को डेली। तो एक दिन 11th का, एक दिन 12th का, एक दिन 11th एक दिन 12th। तो आज 12th का है, कल 11th का होगा, परसों 12th का होगा, ऐसे करके। ओके तो मैंने ए सेट लिया 1 2 3, बी सेट लिया 1 2 3, ठीक है। एक में रिलेशन, हालांकि ये ए ही है तो मैं तुम्हें बोलना चाहता हूं, चलो इसको ए ही लिख देता हूं मैं। तो मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, कैसा करना क्या चाहोगे तुम, मैं बी लिखूं या ए ही लिख दूं? मतलब
ए से ए में रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुमने क्या देखा कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो अगर ए ले लेता हूं तो ए से ए में रिलेशन डिफाइन करोगे, मतलब रिलेशन विद इन अ सेट, एक ही सेट के अंदर अगर रिलेशन डिफाइन करोगे तो वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें हम अगले क्लास में बात करेंगे। क्योंकि क्लास 12th में जो रिलेशन है वो सेम सेट पे है। तो क्लास 12th में कैसा रिलेशन पढ़ना है तुम्हें, ए से ए वाला। क्लास 11th में ए से बी में था, क्लास 12th में क्या है, रिलेशन ऑन अ सेट है। ये 12th में इस पे बात करना है, रिलेशन ऑन अ सेट, जिसमें मैं अगले क्लास में डिटेल में बात करूंगा कि आर फ्रॉम ए टू ए, मतलब आर सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का। इसमें कुछ नया नहीं है, बस बी की जगह ए आ गया। तो अब तुम एक फैमिली से दूसरे फैमिली रिलेशन देख रहे थे, यहाँ क्या करते हैं, एक फैमिली के अंदर ही रिलेशन देखते हैं। ए में एक ही फैमिली है, उसमें ये देखते हैं उस मेंबर के बीच क्या रिलेशन है, जो उस फैमिली के मेंबर्स है वो कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, वो देखते हैं हम इसमें। तो इसमें ये होगा ए से ए में रिलेशन होगा। 12th क्लास में जो टॉपिक है वो मेनली इस पे बेस्ड है, ठीक है। फिर इसी में टाइप्स डिस्कस करना है क्लास 12th में, और इतना ही रिलेशन खत्म हो जाता है 12th क्लास में। अभी हम 11th वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं ताकि 12th आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है, भूल जाते हैं बच्चे इसीलिए। चलो देखो अभी ए 1 2 3 बी 1 2 3 मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं ए से बी में, हालांकि ए ही है दोनों, ठीक है, ए से ए में बोल सकते हो तुम। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, अब मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं अपनी तरफ से, मैं रिलेशन का कुछ कंडीशन डिफाइन करता हूं। तो फॉर एग्जांपल देखो मैं लिखता हूं x, y या a, b, आपकी मर्जी है, जो भी आपका फेवरेट है वो यूज करो। सो a, b यूज किया मैंने, ठीक है। अब a, b है, यहां लिखता हूं मैं a प्लस b इज इक्वल टू फाइव, या एक मिनट, ये देख लो b माइनस ए इज इक्वल टू 1, मान लो ऐसे डिफाइन किया मैंने, ठीक है। अच्छा मैं तो ऐसे चाह रहा हूं कि दोनों अलग आंसर है ना, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, ऐसा ले लो b बराबर 3a, चलो इतना ले लिया मैंने बस। देखो मैंने रिलेशन को ऐसे डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया कि a का रिलेशन b के साथ होगा अगर b की वैल्यू 3a है, ओके। तो ये रिलेशन हो गया मेरा। तो ये किस फॉर्म में लिखा मैंने अभी, सेट बिल्डर फॉर्म में, ओके। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा रोस्टर फॉर्म में। तो आप मुझे बताओ रोस्टर फॉर्म में बताओ या एरो डायग्राम पे बताओ मुझे। सो a से a में या a से b में डिफाइन कर रहा हूं मैं रिलेशन। सो लाइक a से b रिलेशन है r, a में है 1 2 3, b में भी है 1 2 3। अब मुझे बताओ तुम कि a, देखो ध्यान रखना ये a जो है पहले सेट से आएगा, b दूसरे सेट से आएगा, हालांकि दोनों सेट यहां पे सेम दिया है मैंने। सो बताओ 1 का रिलेशन इसमें किसके साथ होगा, a को जब 1 रखोगे, हाँ a को 1 रखेंगे तो b की वैल्यू 3 आएगी, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ, ठीक है। अगर a को मैं 2 रखूंगा तो b की वैल्यू क्या आएगी, बताओ। क्या सर? a की वैल्यू 2, a की वैल्यू रखता हूं 2, a की जगह 2 रखता हूं, तो b की वैल्यू क्या आएगी यहां से, सर 6। क्या 6 इसमें है, नो सर। तो रिलेशन नहीं होगा। ध्यान रखो a को जब मैंने 1 रखा तो b मुझे 3 मिला, जब a को मैं 2 रखूंगा तो b मुझे उस सेट में मिल ही रहा, तो ये इसका एलिमेंट होगा ही नहीं। अगर मैं a को 3 रखता हूं तो b 9 हो जाएगा, 9 भी इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना ही, ये रिलेशन सिर्फ इतना ही है। और तुम ये चेक कर सकते हो ये सबसेट है a क्रॉस b का, क्योंकि a क्रॉस b निकालते उसमें 9 एलिमेंट्स आता, तो उसमें से एक एलिमेंट आया। रिलेशन क्या होता है, a क्रॉस b का सबसेट है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो सिंपली अब बताओ मुझे, तुम लोग जो पूछ रहा था उसमें तुमसे आंसर पूछता हूं, मुझे बताओ इसमें डोमेन क्या है इस रिलेशन का, जिनको समझ आया बताओ, इस रिलेशन में डोमेन क्या है। डोमेन 1 है। हाँ, सेट कंटेनिंग जस्ट 1, इसका कोडोमेन क्या है, सर 1 2 3। यस 1 2 3। देखो
कोडोमेन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा रिलेशन की कंडीशन क्या है, तुम्हारे रिलेशन के रूल्स क्या है, कोडोमेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोडोमेन सिर्फ जो सेकंड वाला सेट है वो कोडोमेन है हमेशा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोडोमेन को कि तुम्हारा रिलेशन क्या है, किस बेसिस पे डिफाइंड है, किस रूल पे डिफाइंड है, किस कंडीशन पे डिफाइंड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसको। सेकंड सेट कोडोमेन है, वो फिक्स्ड है हमेशा, मीनिंग चेंज नहीं होगा। जो बी सेट है वो हमेशा कोडोमेन होगा। अब मुझे तुम समझाओ रेंज क्या है इस रिलेशन का। Sir, 3. यस, रेंज इज सेट कंटेनिंग 3। तो यहां तुम्हें इस एग्जांपल के थ्रू ये बताना चाह रहा था कि रेंज, डोमेन और कोडोमेन तीन अलग अलग चीज है। तुम लोग कुछ कह रहे थे रिलेशन कोडोमेन डोमेन सेम होता है, कुछ कह रहा है कोडोमेन रेंज सेम होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा क्या मीनिंग है रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज का। क्या क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir, clear. हाँ, तो तीनों अलग अलग चीज है, ये अलग बात है। चलो मैं रिमार्क में लिख देता हूं। देखो, जो रेंज है वो हमेशा छोटा होगा कोडोमेन से, मतलब मैथमेटिक्स सेंस में या सेट के सेंस में रेंज जो होगा वो सबसेट होगा कोडोमेन का। क्योंकि तुम समझ चुके हो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कोडोमेन को फर्क नहीं पड़ रहा रिलेशन क्या है, रेंज को फर्क पड़ रहा है ना। रेंज रिलेशन के हिसाब से डिसाइड हो रहा है, रूल के हिसाब से डिसाइड हो रहा है रेंज। तो कोडोमेन फुल सेट है, बी सेट फुल कोडोमेन है। अब उसके जो मेंबर इमेज बनेंगे वो रेंज में आएंगे, नहीं बनेंगे नहीं आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सारे एलिमेंट इमेज बन जाएंगे, तो रेंज कोडोमेन इक्वल हो जाएगा। तो रेंज कोडोमेन इक्वल हो सकता है, इसका मतलब हमेशा इक्वल होता है। इन जनरल रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन इन जनरल, और यही रूल फंक्शन में भी होता है। फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही है, मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी। तुम देखोगे कि जो फंक्शन है, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, है ना, एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, मतलब फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, रिलेशन फंक्शन नहीं है। अच्छा, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि एक मदर वुमन है, लेकिन हर वुमन मदर नहीं है, तो सेम रिलेशन वहां पे है। आर यू गेटिंग पॉइंट? कि फंक्शन रिलेशन है लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं है। सो फंक्शन इज लाइक मदर, है ना। सो मदर इज अ वुमन, वुमन जो सेट हो गया वो एक रिलेशन हो गया। सो एवरी मदर इज अ वुमन, है ना, बट एवरी वुमन इज नॉट मदर। ओके, एनीवे, सो चलो ये क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग आज बहुत टाइम तो निकल गया था, लेट स्टार्ट किए थे आज। सो अभी मैंने जो आज डिस्कस किया वो बस 11th वाला पार्ट ही था। उसमें ये डिसाइड किया कि रिलेशन होता क्या है, डेफिनेशन, है ना। तो हमने क्या डिस्कस किया आज? सो यहां से स्टार्ट किया हमने, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फिर रिलेशन का डेफिनेशन क्या है। तो रिलेशन कुछ नहीं, सबसेट है ए क्रॉस बी का, और फिर हमने देखा कि ए से बी में कितने रिलेशन बना सकते हो, तो उसका हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा कि ए से बी में टोटल 2 की पावर pq नंबर ऑफ रिलेशन हो सकती हैं। और आगे मैंने देखा एग्जांपल्स, तो एग्जांपल से ये समझने की कोशिश किया है कि रिलेशन सबसेट रहा है ए क्रॉस बी का। फिर दूसरा, रिलेशन के 3 तरीके के फॉर्म होते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम। फिर उसमें डोमेन, रेंज, कोडोमेन। तो इतना 11th क्लास में था। तुम चाहो तो 11th क्लास का एनसीईआरटी खोल के एक बार देख लो, पूरा रिलेशन वाली एक्सरसाइज में यही चीज है। तो वो पहली एक्सरसाइज आई थिंक होगी 2.1 एक्सरसाइज होगी 11th क्लास के एनसीईआरटी में। तो यही सब होगा, तुम आराम से भी चाहो सॉल्व भी कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो अब आज तो ज्यादा नहीं कर पाए। अब यहाँ पे जो 12th क्लास में है वो क्या है, जो 12th का रिलेशन है उसमें तुम्हें मेनली डिस्कस करना है रिलेशन ऑन सेट ए। मतलब ये कि रिलेशन ए से ए में, तो यहां जो रिलेशन होगा ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। एक तो ये डिस्कस करना है, और दूसरी चीज डिस्कस करनी है टाइप ऑफ रिलेशंस। तो यहां जो हमें देखना है ये टाइप ऑफ रिलेशंस। तो मेनली जो यहां पे है वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और चौथा आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। सो ये है, ये स्पेशली क्लास 12th में ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके ऊपर भी है, तुम्हें एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। सो 12th क्लास में इतना पढ़ना है, रिलेशन में इतना ही पढ़ना है, मतलब इससे ज्यादा नहीं है। तो जो तुम्हारा 1.1 एक्सरसाइज क्लास 12th का एनसीईआरटी का है वो इस पे बेस्ड है मेनली, मतलब सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, उस पे नहीं है, इसी पे सारे क्वेश्चन बेस्ड है। तो ये मैं कल स्टार्ट करूंगा फाइनली यहाँ से, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन में टाइम निकल गया। कोई बात नहीं, आराम से करेंगे, लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, पता चल रहा। तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को बताइए, अभी कुछ पूछना है तो।
नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू, आप लोग ज्वाइन किए, ऐसे रेगुलर रहिए, ठीक है। सर फिजिक्स केमिस्ट्री के भी कोई सर है क्या? हाँ कोशिश करते हैं, हमने बात किया कुछ लोगों से, कोशिश करते हैं अगर कोई हेल्प कर पाए तो। हमने बात किया कुछ लोगों से, देखते हैं शायद एग्री होंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। हमने बात किया कुछ लोगों से, हमने बात किया है, वो भी सोच रहे हैं या थोड़ा टाइम का देख रहे हैं, फिर हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हाय रिसु। जी जी, बाय बाय, थैंक यू।